ध्यान दीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूं आपको पावर डिसिपेशन या एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल, है ना। असल में आपको मालूम होना चाहिए पावर है क्या। इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज द पावर? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, किसी भी सर्किट में किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में या यूनिट टाइम में जितना भी वर्क डन होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंज्यूम्ड पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूम्ड पावर। असल में हम जिसकी बात कर रहे हैं, कह देना चाहिए अल्टरनेटिंग सोर्स की और सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट की, वो एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स होते हैं। वहां पे ईएमएफ भी इंस्टेंटेनियस है, डिपेंड्स अपॉन क्या? टाइम। और वहां पे करंट भी इंस्टेंटेनियस है, डिपेंड्स अपॉन क्या? टाइम। बात को समझिएगा। वहां पे अब देखिए, यहां मैंने -5 लगा दिया है, आपको मतलब समझ में आया इसका? पावर डिसिपेशन बता रहा हूं मैं आपको। आखिर एक कंप्लीट साइकिल में किसी भी सर्किट में जिसपे हम ईएमएफ अप्लाई करते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हैं, और उसमें आई इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट साइकिल के थ्रू जो उसका एवरेज पावर होगा, क्योंकि ऐसे तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालना तो आसान है, ई इंस्टेंट अप इनटू क्या? आई इंस्टेंट। जैसा कि अपन जानते हैं पावर इज इक्वल्स टू क्या? ई इंस्टेंट या वी इंस्टेंट इनटू क्या? आई इंस्टेंट। लेकिन हमको एक कंप्लीट साइकिल निकालना है, तो कंप्लीट साइकिल में तरह तरह के वेरिएशंस होते हैं। तो जहां वैल्यूज में वेरिएशन होता है, वहां पे हम फाइनल रिजल्ट किसकी हेल्प से निकालते हैं? एवरेज की हेल्प से निकालते हैं। जहां तक आपने एरर पढ़ा है तो आपको पता होगी ये चीज। सही जा रहा हूं मैं? अगर आपको देयर आर सो मेनी डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है, तो आपको करेक्ट ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड होता है? करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन करने के लिए आपको उनका एवरेज फाइंड करना रहता है। क्या फाइंड करना रहता है? एवरेज फाइंड करना रहता है। जब हमको अच्छे से मालूम है कि ईएमएफ भी जो है टाइम वेरिंग है, करंट भी क्या है? टाइम वेरिंग है, मतलब दोनों के दोनों वेरिएबल है। अगर दोनों के दोनों वेरिएबल है तो अपन इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस ई इंटू इंस्टेंटेनियस आई। लेकिन जब बात कर रहे हैं अपन एवरेज की, कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट साइकिल में हम देखते हैं कि ई और आई दोनों में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग टाइम में उनकी वैल्यू अलग अलग आती है। तो जब वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम उनका एवरेज रिजल्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज या कॉमन रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमको चाहिए क्या? एवरेज पावर, है ना। अगर एवरेज पावर को मैं पी भी बोलूं ओवर अ कंप्लीट साइकिल, तो ये क्या आएगा? ई इंटू कितना? आई, पोटेंशियल इंटू क्या? करंट। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। ई कितना है बताओ? ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई कितना है? आई नॉट साइन ओमेगा टी -5। सोच के हैरानी होगी, सर ये आपने -5 क्यों रख दिया? ऐसी क्यों विचित्र टाइप की हरकतें करते हैं? मैंने -5 इसलिए रख दिया कि किसी भी सर्किट में पहले आप सोर्स कनेक्ट करेंगे कि करंट फ्लो कराने लगेंगे? बताइए, पहले क्या करेंगे? पहले अपन सोर्स कनेक्ट करेंगे, पहले उसको सप्लाई देंगे, और जैसे ही सप्लाई देंगे, सप्लाई के बाद उसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और करंट फ्लो होने लगेगा। इसका मतलब हुआ कि ईएमएफ जो है करंट को लीड करेगा, ईएमएफ करंट से थोड़ा बहुत आगे रहेगा, इसलिए मैंने करंट को -5 पे भेज दिया, थोड़ा सा पीछे। समझिएगा आगे बात को। तो पी एवरेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -5। 2 को मल्टी डिवाइड कर देते हैं इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए। एवरेज पावर ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा। क्या देखा आपने? पी एवरेज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस हाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी +5। अब हमारे पास यहां पे कॉस की 2 टर्म्स हैं, एक कॉस फाई टाइम इंडिपेंडेंट, दूसरा कॉस 2 ओमेगा टी +5 टाइम डिपेंडेंट। साइन हो या कॉस कोई पीरियोडिक फंक्शन अगर टाइम वेरिंग है तो एक कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक कंप्लीट चक्कर में साइन जहां से शुरू होता है वहीं आ जाता है, कॉस जहां से शुरू होता है वहीं आ जाता है। तो एक कंप्लीट साइकिल में ओवर अ कंप्लीट साइकिल
the time varying term cos 2 omega t plus 5 will become 0. क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी. तो छोड़ दीजिए उसको. एवरेज पावर क्या आएगी बताइए? E नॉट I नॉट अपॉन 2 cos 5. इसको थोड़ा सा और वेरी कर दें, मैक्सिमम वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, तो E नॉट अपॉन रूट 2 इंटू I नॉट अपॉन रूट 2. मैंने 2 को लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2 और इंटू में क्या cos 5. तो P एवरेज इज इक्वल्स टू क्या आ गया? E RMS या E इफेक्टिव, I RMS मतलब I इफेक्टिव इंटू cos ऑफ 5. क्या समझ नहीं आया बताइए? क्या क्लियर नहीं हुआ? बोलिए. क्या बोलते हैं अपन इसको? इसको बोलते हैं एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल. तो जब हम EMF की बैटरी या सप्लाई किसी अल्टरनेटिंग सर्किट को देते हैं या किसी सर्किट को देखते हैं तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट I फ्लो होने लगता है, जो कि टाइम वेरिंग होता है, जो कि इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहलाएगा. अगर हमको एक कंप्लीट साइकिल में टोटल पावर डिसिपेशन चाहिए है तो वो हम निकालेंगे किससे? एवरेज पावर से. E इंटू कितना I सॉल्व करा हमने, हमें क्या मिल गया? E RMS I RMS इंटू कितना? cos 5. आ गया सबको समझ में? क्या बोलते हैं इसको? एवरेज पावर डिसिपेशन ओवर अ कंप्लीट साइकिल. कुछ मुश्किल है? नहीं ना? छापो जल्दी स्पीड से. समझिएगा, मैं बताने जा रहा हूं आपको पावर फैक्टर. क्या मतलब होता है इस पावर फैक्टर का? हमको पता है एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल कितनी होती है? E RMS I RMS, ठीक है ना, इंटू कितना? cos 5. अगर हम सिर्फ E RMS I RMS की बात करें, अगर इफेक्टिव वोल्टेज और इफेक्टिव करंट की बात करें तो ये एक्चुअल पावर नहीं है, ठीक है ना, ये ट्रू पावर नहीं है. समझ रहे हैं बात को? ये ट्रू पावर नहीं है, इफेक्टिव पावर नहीं है. जब तक आप उसमें cos 5 नहीं लगाते हैं तब तक ये ट्रू पावर नहीं बनती है. भाई जो इफेक्टिव वोल्टेज सर्किट में अप्लाई हुआ है या जो इफेक्टिव करंट सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा है, मात्र उन दोनों के प्रोडक्ट से आपको एक्चुअल पावर का अमाउंट फाइंड नहीं होगा या ऑब्टेन नहीं कर पाओगे. एक्चुअल पावर का अमाउंट फाइंड करने के लिए आपको इस cos 5 टर्म का यूज जरूर करना पड़ेगा. तो वो हिस्सा जो किसी इनकम्प्लीट क्वांटिटी को कंप्लीट बनाता है उसी को अपन फैक्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फैक्टर. और ये किसको कंप्लीट कर रहा है? पावर को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? पावर फैक्टर नाम है. क्या नाम है? पावर फैक्टर. cos 5 इज कॉल्ड क्या? पावर फैक्टर. इसके होने से ही हमें पावर का ट्रू वैल्यू मालूम चलता है, ओरिजिनल वैल्यू मालूम चलता है, इसलिए इसका नाम क्या है? पावर फैक्टर. क्या नाम है? पावर फैक्टर. अगर वोल्टेज करंट को कितने डिग्री से लीड कर रहा है? 0 डिग्री से लीड कर रहा है. किससे लीड कर रहा है? 0 डिग्री से. उस समय पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? उस समय पावर फैक्टर की वैल्यू होगी 1. मतलब एवरेज पावर क्या है? मैक्सिमम पावर बन जाएगी. क्या बन जाएगी? मैक्सिमम पावर बन जाएगी. अब ये होगा कैसे, इसको भी समझो. हम जानते हैं tan phi का फॉर्मूला कितना होता है? बताओ tan phi का फॉर्मूला किसी भी सर्किट, पर्टिकुलर सर्किट के लिए. मान लो जैसे कि अपन ऐसा समझ लें कि किसी अप्लायंस को हमने देखा, मतलब आई करंट अपन आर में ही देखने को मिलेगा, तो V अपॉन क्या? अप्लाइड EMF. तो अप्लाइड EMF मतलब कितना आएगा? R अपॉन कितना, या मान लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनस देखना है तो ऐसा देख लीजिए tan phi बोल दिया, cos phi इक्वल टू क्या आएगा? R अपॉन Z. cos phi बराबर क्या? R अपॉन Z. बेस अपॉन क्या? हाइपोटेनस. ये Z होगा और यहाँ पे क्या होगा? R होगा. यहाँ पे phi एंगल, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो cos phi बराबर क्या होगा? R अपॉन Z, क्योंकि रिजल्टिंग EMF यहीं पे रहता था और VR यहाँ पे रहता था. तो अगर रिजल्टिंग EMF करंट के साथ phi एंगल बनाता है या phi एंगल से फॉरवर्ड है तो cos phi का फॉर्मूला क्या होगा? R अपॉन Z. अगर cos phi का फॉर्मूला R अपॉन Z है तो phi 0 डिग्री कब होगा? जब Z क्या बन जाएगा? R बन जाएगा. phi 0 डिग्री कब होगा? When Z इज इक्वल्स टू R. मतलब अगर आपके पास रेसिस्टिव सर्किट है, क्या सर्किट है? रेसिस्टिव. ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो उस जगह पे पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर क्या होगा? मैक्सिमम होगा. क्या होगा? मैक्सिमम. आई बात समझ में?
हमको मालूम है cos फाई का फॉर्मूला R अपॉन Z होता है कि सर्किट के लिए, तो फाई की वैल्यू 0 कब होगी, जब Z इज इक्वल्स टू क्या होगा, R। मतलब कि अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है तो वहां पे पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आया समझ में? तो cos फाई को बोलते हैं क्या, पावर फैक्टर, क्योंकि इसी की वजह से पावर की ट्रू वैल्यू मिलती है और ये इसका वेरिएशन है। दूसरे बाकी जो L और C हैं उन्हें π/2 एंगल रहता है। जो प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव रहते हैं उनमें फाई का वैल्यू क्या रहता है, π/2। मतलब उसमें जो रिजल्टिंग ईएमएफ है वो अप्लाइड वोल्टेज या जो रिजल्टिंग करंट है या रिजल्टिंग ईएमएफ है वो करंट के साथ कितना π/2 डिग्री बनाता है। तो π/2 बनाने से क्या होता है, π/2 रेडियन बनाता है। तो π/2 मतलब फाई की वैल्यू π/2 और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसीलिए मैक्सिमम पावर कहाँ होगी, जब प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा। ठीक है, छाप लो इसको भी। अकाउंट में पैसा डालो तुम तो गूगल पे, चिंता ना करो, हमारा रियल में खा लेगी। समझिएगा, मैं बताने जा रहा हूं आपको चोक कॉइल, है ना। समझिएगा, चोक कॉइल है क्या, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट देखी, पुराने वाले ट्यूबलाइट, पुरानी ट्यूबलाइट देखी ना, सब बड़ा से एक ऐसा, है ना, बड़ा सा एक सिस्टम लगा रहता है, सब ब्लॉक टाइप, जानते हो आप, एक बड़ा सा ब्लॉक नहीं लगा रहता था पहले वाले ट्यूबलाइट में, है ना। अब तो मान लो एलईडी आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर इंडक्टर रहता था, क्या रहता, इंडक्टर, इंडक्टर रहता था। और इंडक्टर जो है छोटा मोटा इंडक्टर नहीं, बहुत ही हाई इंडक्टेंस वाला इंडक्टर, बहुत ही हाई इंडक्टेंस वाला इंडक्टर रहता था। और इसका यूज क्या था, इसका यूज था टू रिड्यूस द करंट थ्रू द सर्किट। अब ट्यूबलाइट को लाइट मिली, कई बार जब अचानक से लाइट आती थी तो ट्यूबलाइट वगैरह फूट जाती थी, है ना, ब्लास्ट हो जाती थी, सब कांच वांच नीचे गिर जाता था। सुना ना आपने, कई बार देखा होगा कि जब अचानक से लाइट वगैरह आती थी तो ट्यूबलाइट वगैरह फूट जाती थी। आपके यहाँ नहीं फूटी होंगी लेकिन ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। ये जितने भी मटेरियल है इस टाइप के, उनमें जब बहुत सारा अमाउंट ऑफ करंट आता था और उनको कम की जरूरत है, बहुत ही कम अमाउंट करंट की जरूरत है, तो वो क्या करते थे कि बिना पावर लॉस किए, बिना पावर लॉस किए और क्या कर देते थे, उस करंट को रिड्यूस कर देते थे, बिना पावर लॉस किए, बिना हीट प्रोड्यूस किए, बिना कोई हार्मफुल एक्शन किए हुए, और वो क्या कर देते थे, करंट को रिड्यूस कर देते थे। और जितने करंट की हमको नीड है उस फ्लोरोसेंट को चलाने के लिए, उतनी करंट वो क्या कर देते थे, प्रोवाइड कर देते थे। तो चोक कॉइल अपने आप में एक इंडक्टर है, इट इज एन इंडक्टर। कैसा इंडक्टर, ऑफ हाई इंडक्टेंस। ये क्या है, ये एक टाइप का इंडक्टर है, हाई इंडक्टेंस वाला इंडक्टर है। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द करंट थ्रू द सर्किट। ये किसी सर्किट या यूं बोले किसी अप्लायंस को, है ना, या अप्लायंस के लिए कम करंट, मतलब करंट को रिड्यूस करने के काम आता है। कौन, चोक कॉइल। है क्या एक्चुअल में चोक कॉइल, इंडक्टर। आपके दिमाग में आ गया होगा, इंडक्टर बनाना है तो इंडक्टर को एक डिवाइस तो होती नहीं है, इंडक्टर तो असेंबल करा जाता है, बनाया जाता है ना। मालूम होगा आपको कैसे बनाते हैं इंडक्टर, कैसे बनाते बताओ। एक ये सॉफ्ट आयरन कोर ले लिए, सॉफ्ट आयरन कोर ले लिए, क्या ले लिए, है ना। अभी इंडक्टर बनाना है पहले पर को, सॉफ्ट आयरन कोर ले लिए। और ये कैसा मालूम आपको, लैमिनेटेड है। अच्छा, लैमिनेटेड क्यों होता है, ये क्यों ले रहे हैं लैमिनेटेड, बताइए। मालूम आपको लैमिनेटेड क्यों लेते हैं? नहीं, लैमिनेटेड का मतलब है जो एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं ना अंदर ही अंदर, एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, एडी करंट को लगभग खत्म करने के लिए लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर ले लिए। और इसके ऊपर क्या है, ये भी अपने आप में बहुत सारे टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स। और इसमें ना अपन क्या कर देते हैं, कॉपर वायर बाउंड कर देते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर। और क्या बना दिया हमने, ये क्या बना दिया, ये बना दिया हमने क्या, चोक कॉइल। क्या बना दिया हमने, ये चोक कॉइल बन गई भैया चोक कॉइल। कैसे बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं जिसका हिस्टैरिसीस सबसे कम होता है ना, हिस्टैरिसीस लूप एरिया कम ना होता है इसका, सॉफ्ट आयरन का ज्यादा होता है, बताओ। हिस्टैरिसीस लूप एरिया सबसे कम होता है। तो अपन ने सॉफ्ट आयरन कोर लिया और वो लैमिनेटेड है ताकि एडी करंट प्रोड्यूस ना हो सके, लॉस ना हो सके पावर। उस पे अपन ने क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड करी हुई है बहुत सारे टर्न्स वाली, ताकि वो ज्यादा इफेक्ट कर सके, ठीक है ना।
अब इसका रोल है, इस डिवाइस जिसका नाम चोक कॉइल है, इसका रोल है कि ये क्या करेगा, करंट को रिड्यूस कर देगा विदाउट लॉस ऑफ पावर, है ना। विदाउट पावर लॉस के क्या करेगा, ये क्या करेगा, करंट को रिड्यूस करेगा, है ना। करंट को रिड्यूस करेगा और उस डिवाइस को, उस अप्लायंस को डैमेज होने से कंट्रोल करेगा। उस अप्लायंस को डैमेज होने से क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। कौन करेगा, चोक कॉइल। ये इसका कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। प्रिंसिपल क्या है इसका, आखिर हम इसी को क्यों यूज करते हैं, इंडक्टर को ही क्यों यूज करते हैं। एक्चुअल में है क्या आपको मालूम है कि जब भी अपन किसी इंडक्टर को अल्टरनेटिंग करंट देते हैं या किसी अल्टरनेटिंग करंट, जो किसी इंडक्टर के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, तो आपको मालूम है करंट जो है π/2 पीछे पीछे चलता है। मालूम आपको, सप्लाई से जो करंट है वो π/2 क्या करता है, लैग करता है। मालूम है आपको, नहीं मालूम। जब भी अपन किसी इंडक्टर को या इंडक्टर के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हैं तो जो करंट है वो क्या करता है, π/2 एंगल से लैग करता है, ठीक है ना, π/2 एंगल से लैग। इसी वजह से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डिवाइस का नाम चोक कॉइल। व्हाट इज द चोक कॉइल, इट इज एन इंडक्टर ऑफ हाई इंडक्टेंस that is used to reduce the amount of current through the circuit। बनाते कैसे हैं, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर ले लिए बहुत सारे टन्स वाली, और इस पे क्या कर दिया अपन ने, इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड कर दी, ठीक है। इंडक्टर तैयार हो गया। किस प्रिंसिपल पे काम करता है हम सब जानते हैं, whenever the alternating current flowing through the inductor, then the current will lag the EMF or supply by the angle π/2, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब बात समझिएगा, एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग क्या है, समझिएगा कैसे वर्क करता है। कहानी है क्या कि ये इसका इंडक्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसमें रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा मतलब क्या, 2πf_L। तो जब यार इसका इंडक्टेंस ज्यादा है तो ये मान के चलो कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट का रिएक्टेंस तैयार करता होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट का रिएक्टेंस। तो अल्टरनेटिंग करंट जब किसी इंडक्टर के थ्रू फ्लो होता होगा या इंडक्टर वाले सर्किट में फ्लो होता होगा तो उसको बहुत सारे अमाउंट का रिएक्टेंस का सामना करना पड़ता होगा। जब रिएक्टेंस का सामना करेगा तो डेफिनेटली करंट का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और करंट का अमाउंट अगर रिड्यूस हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या है बताइए, करंट रिड्यूस ही तो करना था अपन को, काम हो गया अपना। दूसरी चीज, किसी ने बोला ये पावर लॉस नहीं करता, आइए देख लेते हैं। हम सब जानते हैं कि cos phi इज इक्वल्स टू होता है R/Z, सब लोग जानते हैं। और R/Z का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जैसा कि बताया गया है कि L बहुत बड़ा है, अगर L बहुत बड़ा है तो R मच स्मॉलर देन क्या, ओमेगा L। R क्या है, बहुत छोटा होगा किससे, ओमेगा L से। बात समझना, R क्या है, बहुत छोटा होगा ओमेगा L से। तो ऐड करने में तो कोई इसकी वैल्यू है ही नहीं। साथ ही साथ उस छोटे से R को जब इतने बड़े ओमेगा L से डिवाइड करेंगे तब जो ये cos phi की वैल्यू है ना, जिसको अपन R/Z कह रहे हैं, ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात आपको समझ में आ रही, दिखाई दे रहा सबको अच्छे से, ठीक है ना। क्या देखा अपन ने, हम जानते हैं cos phi इज इक्वल टू R/Z, और हमसे कहा गया है कि ये जो इंडक्टर हमने यूज किया है ये हाई इंडक्टेंस इंडक्टर है, मतलब ओमेगा L इतना ज्यादा है कि R उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। और R अगर वाकई में छोटा है तो cos phi, जिसको हमने क्या बोल रखा है R/Z, ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये अप्रोक्सीमेटली 0 है देन phi अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, बताइए। cos phi अगर अप्रोक्सीमेटली 0 है तो एवरेज पावर डिसिपेशन भी क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो मतलब कि ना के बराबर पावर लॉस करेगा, ना के बराबर पावर लॉस करेगा और क्या कर देगा, ये करंट को रिड्यूस कर देगा। तो ये है आपके चोक कॉइल की क्या वर्किंग, कहाँ काम आता है, इसका यूज क्या है, वही फ्लोरोसेंट मटेरियल में करंट को रिड्यूस करने के काम आता है। आ गया समझ में। कुछ लोग पूछते हैं कि ECU क्यों यूज करते हैं भाई, ओमिक रेजिस्टेंस क्यों यूज नहीं करते हैं इसका सब काम के लिए। तो ओमिक रेजिस्टेंस में आपको पता होगा सबसे बड़ा फैक्टर है
कि जो रजिस्टर्स है ना वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। जब भी अपन किसी ओमिक या मतलब किसी भी सर्किट के थ्रू कंटिन्यूअसली करंट फ्लो कराते हैं तो उनका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो डैमेज तक हो जाते हैं। आपको मालूम होगा ओमिक मटेरियल ही है जो फ्यूज बनाते हैं। फ्यूज जो बनता है ना वो ओमिक मटेरियल ही है। वहां इतनी अगर काफी देर तक करंट का फ्लो होने लगे या ज्यादा अमाउंट का फ्लो उससे होने लगे ना तो वो इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि हीट प्रोड्यूस करने के चक्कर में ही फ्यूज क्या कर देता है, भस्ट हो जाता है, और जिससे क्या कनेक्शन कट जाते हैं। तो आखिरकार करंट कम कराने के लिए ओमिक रेजिस्टेंस भी यूजफुल है, लेकिन तो कॉइल ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इसका पावर लॉस कम है पहली चीज, दूसरा ये हीट वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता, और वो ओमिक रजिस्टर्स हीट प्रोड्यूस करते हैं जिससे सर्किट के जो मटेरियल है, पैरामीटर्स हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स हैं उनको डैमेज होने के भी चांसेस हैं, उनके लॉस होने के चांसेस हैं। ठीक है ना। तो ये था चोक कॉइल। मैंने आपको डिवाइस के बारे में बता दिया, कंस्ट्रक्शन बता दिया, प्रिंसिपल बता दिया, वर्किंग बता दिया और यूजेस बता दिए, और ये क्यों बेटर है ओमिक रजिस्टर से ये भी बता दिया। समझ में आ गया सबको? बढ़िया से अच्छे से क्लियर हो गया। नोट कर लीजिए, जो डाउट है मेरे से पूछिएगा, नोट कीजिए प्लीज, ध्यान दीजिएगा। बताने जा रहा था मैं वाटलेस करंट, नाम से ही क्लियर है वाटलेस। एक्चुअल में ये जो वाट था ना, वाट यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर। अब मुझे अलग अलग कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ समझ लिए। मैं जिस चीज को डिस्कस कर रहा हूं उसका नाम है वाटलेस करंट। आप समझ गए होंगे वाटलेस। वाटलेस मतलब क्या? एक ऐसा करंट जिसमें पावर कंजम्पशन जीरो है ही नहीं कुछ। लिख रहा है ना इधर पे, क्या लिख रहा है? वाटलेस करंट, जिसमें वाट ही नहीं है, मतलब पावर कंजम्पशन ही नहीं है। ऐसा करंट किसी भी एसी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, अगर करंट फ्लो हो रहा है और उसका पावर कंजम्पशन जीरो है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वाटलेस करंट बोलेंगे। नाम से ही क्लियर है, वाटलेस मतलब कि वाट मतलब कि पावर। ऐसा करंट जिसमें पावर कंजम्पशन जीरो है, दैट इज द वाटलेस करंट। समझिएगा बात को। हमको मालूम है एवरेज पावर क्या होती है। एवरेज पावर होती है ERMS IRMS cos फाई। आपको पहले से ही हालांकि मालूम है ये फाई है क्या? फाई इज द एंगल बिटवीन ERMS एंड क्या? IRMS। मालूम है ना आपको? व्हाट इज द फाई? फाई इज द फेज एंगल बिटवीन ERMS एंड क्या? IRMS। समझिएगा बात को गंभीरता से। फाई इज द एंगल बिटवीन ERMS एंड क्या? IRMS। ये रखा मैंने IRMS, बात को गंभीरता से समझिएगा। ये जा रहा है ERMS और दोनों के बीच में कितना एंगल है? फाई। अगर मैं IRMS के कंपोनेंट्स को स्प्लिट करूं तो बात को समझिएगा। अगर ये IRMS है तो ये क्या आएगा बोलो? IRMS cos फाई, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? IRMS sin फाई। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। एवरेज पावर मैंने आपको क्या बताया? ERMS IRMS cos ऑफ द एंगल बिटवीन ERMS एंड IRMS। फाई है क्या? फाई इज द एंगल बिटवीन ERMS एंड क्या? IRMS। बात को आगे समझिएगा। तो मैंने देखा कि IRMS और ERMS के बीच में फाई एंगल है, तो मैंने IRMS से क्या कर दिए? कंपोनेंट्स स्प्लिट कर दिए। हम देख क्या रहे हैं? एज IRMS cos फाई component is along ERMS, hence phi is equals to 0 डिग्री। क्या समझा आपने? ERMS और IRMS cos फाई, ERMS और IRMS cos फाई दोनों क्या है? सेम स्ट्रेट लाइन में है, मतलब कि पैरेलल है। सेम स्ट्रेट लाइन में है मतलब कि पैरेलल है, मतलब उनके लिए फाई का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। आइए एवरेज पावर फाइंड करते हैं। ERMS तो ERMS हो गया, मैंने IRMS की जगह क्या यूज कर लिया? IRMS cos फाई। भाई यहां पे मैं IRMS का ये वाला कंपोनेंट ले रहा हूं, ठीक है ना, ये वाला कंपोनेंट ले रहा हूं। क्या आएगा ये? IRMS cos फाई, और cos ऑफ द एंगल, कौन सा एंगल है ये? एंगल बिटवीन ERMS और क्या? IRMS cos फाई। तो कितना है उसके बीच में एंगल? 0 डिग्री है। एवरेज पावर क्या आएगी? ERMS
IRMS cos फाई और cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो आंसर क्या आ गया ERMS IRMS cos ऑफ फाई। इसमें एवरेज पावर जो है मैक्सिमम हो गई है ना, ये एवरेज पावर हुई, कंज्यूम हुई जब हम करंट IRMS को कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे थे IRMS cos फाई। उस समय पे फेज एंगल कितना था 0 डिग्री, लेकिन अगर हम IRMS का ये वाला कंपोनेंट यूज करें IRMS sin फाई यूज करें तो कितना एंगल है बताइए, ERMS और IRMS sin फाई के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। एंगल बिटवीन द ERMS एंड IRMS sin फाई इज क्या 90 डिग्री। देन एवरेज पावर, पावर एवरेज कितना आएगा बताइए, ERMS IRMS sin फाई इंटू कितना 0। क्यों 0 भाई, क्योंकि फॉर्मूला क्या है ERMS IRMS या उसका कंपोनेंट cos ऑफ द एंगल बिटवीन ERMS एंड द कंपोनेंट ऑफ IRMS। तो ERMS और कंपोनेंट ऑफ IRMS के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बताओ, cos 90 की वैल्यू होती है 0। समझिएगा बात को। तो एवरेज पावर क्या आ जाएगी बताइए 0, एवरेज पावर क्या हो जाएगी 0। तो ये वाला करंट या आरएमएस का ये वाला कंपोनेंट जहां पे एवरेज पावर कंजम्पशन क्या है 0, ठीक है ना, आरएमएस का ये वाला कंपोनेंट IRMS sin फाई, ये वाला करंट जहां पे एवरेज पावर कंजम्पशन क्या है 0, क्या कहलाएगा वाटलेस करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताइए, वाटलेस करंट। तो किसको बोलेंगे हम, एसी सर्किट में वो करंट जिसकी वजह से एवरेज पावर कंजम्पशन 0 है उसे अपन क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट। आ गया समझ में। यही चीज इधर पे थी कि यहाँ पे जब अपन ये वाला कंपोनेंट यूज कर रहे थे तो आपके पास एवरेज पावर नॉन जीरो आ रही थी, और जब हमने ये वाला कंपोनेंट यूज किया तो एवरेज पावर 0 आ गई है। मतलब इस कंपोनेंट ऑफ करंट को हम क्या बोलेंगे, वाटलेस करंट बोलेंगे, जिसकी वजह से एवरेज पावर कंजम्पशन क्या है 0। और ये चीजें जो है तो अपन को कहां देखने को मिलती हैं, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। कहां देखने को मिलती है, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है कि करंट जो है इफेक्टिव EMF से π/2 या तो लैग करता है या लीड करता है। तो चाहे +π/2 हो या -π/2 हो, दोनों केसेस में क्या होने वाला है, 0 पावर कंज्यूम होने वाली है, एवरेज पावर 0 आने वाली है। समझ में आ गया। तो ये चीज जो ये वाटलेस करंट है ना, ये वाटलेस करंट जनरली कहां देखने को मिलता है, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। आ गया समझ में, क्लियर है ना। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज। एवरेज पावर एसोसिएटेड, एवरेज पावर एसोसिएटेड with various circuits। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। वेरियस सर्किट मतलब हमारे पास 3 सर्किट हैं, रेसिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट। बात को समझिएगा। दुनिया जानती है P = dW/dt, ठीक है। ऑब्वियसली dW = P/dt। हम सब ये भी जानते हैं अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट क्या मिलेगा अपन को, dW = P मतलब VI/dt एंड V = क्या आएगा, V0 sin ωt। I क्या होना चाहिए, I0 sin ωt-5। लेकिन ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, और हम सब जानते हैं कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में कि जो एंड्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रजिस्टर है ना, द फेज डिफरेंस, द पोटेंशियल एंड करंट आर इन द सेम फेज, ठीक है ना। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में पोटेंशियल और करंट दोनों के दोनों क्या है, सेम फेज पे होते हैं। सेम फेज पे होते हैं मतलब -π नहीं होगा, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी। क्या जाएगी 0 डिग्री। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज से मूव करते हैं, ठीक है ना, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। चलिए dW = V की जगह कितना
वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। समझिएगा, मुझे टोटल वर्क डन चाहिए है। अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। तो इंटीग्रल ऑफ वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, कहां तक, 0 से लेके कैपिटल टी, मतलब पूरे कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, वी नॉट आई नॉट कांस्टेंट है, 2 का मल्टी और डिवाइड कर दो ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दुनिया जानती है 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, 0 से लेके कहां तक, टी तक। बात को समझिएगा ध्यान से, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन टी और cos 2 ओमेगा टी का sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, 0 से बात कर रहे हैं कैपिटल टी तक की। तो देखिएगा अपर लिमिट पुट करते हैं सबसे पहले, तो t माइनस साइन 4 पाई, क्यों, ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाती है 2 पाई, 2 टू द 4 पाई, माइनस 0 प्लस साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा। बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आई नॉट वी नॉट अपॉन 2 टी, क्योंकि साइन 4 पाई भी 0, 0 तो 0, सब कुछ 0। ओमेगा अपॉन टी को अपन क्या बोलते हैं, एवरेज पावर। क्या बोलते हैं अपन उसको, एवरेज पावर। कितनी आ रही है, आई नॉट अपॉन रूट 2 वी नॉट अपॉन रूट 2, तो आई आर एम एस इंटू कितना, वी आर एम एस। एवरेज पावर कितना आ गया, वी नॉट अपॉन 2 और आई नॉट अपॉन, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 या फिर वी आर एम एस इंटू कितना, आई आर एम एस। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में पावर कितनी आती है, एवरेज पावर आई आर एम एस इंटू कितना, वी आर एम एस। कोई प्रॉब्लम है बताइए, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की वैल्यू नोट कर लीजिए जल्दी स्पीड से। तो एवरेज पावर इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, इसके बाद कैपेसिटिव और इंडक्टिव आप चाहें तो आप कर लें, नहीं बनेगा तो मैं बताता हूं। ठीक है, नोट कीजिए प्लीज, समझिएगा बात को। अब मैं बता रहा हूं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद प्योरली इंडक्टिव सर्किट, है ना, वही कहानी बार बार, पावर इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी टी, और पी मतलब क्या, ई आई डी टी, समझ रहे हैं ना, और ई मतलब तो पता ही है आपको, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, ई मतलब कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी, ऐसा। अरे तो क्या जरूरत है, ई का फॉर्मूला होता है ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई क्या होगा बताओ, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आगे क्या लिखूं जल्दी बोलो, आगे क्या लिखूं मैं, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, अभी नहीं 2, साइन ओमेगा टी, माइनस कॉमन ले लो, माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जल्दी बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 का मल्टी डिवाइड कर दो, 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अच्छा साइन 2 ओमेगा टी है ना, समझिए आगे। टोटल वर्क डन फाइंड कर लो, क्या आएगा 0 टू टी माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, इंटीग्रल ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डी टी, 0 से टी। चलो बताओ साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो बोलो, W इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ठीक है, अपर लिमिट कॉस 2 ओमेगा को, हाँ 2 ओमेगा को बाहर कर दो,
2 ओमेगा बार कांस्टेंट टर्म है, cos 2 ओमेगा t 0 से लेकर t तक, W इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा अपर लिमिट cos 4 पाई माइनस लोअर लिमिट cos 0। cos 4 पाई की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है ना, cos 4 पाई की वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू भी 1, 1 माइनस 1 खत्म, रिजल्ट क्या आएगा 0। जब W 0 है तो एवरेज पावर भी क्या आएगी 0 अपॉन t, मतलब कितना 0। आया कुछ समझ में? तो अगर अपन प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है ना, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की अगर बात करते हैं तो एवरेज पावर कंजम्पशन कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0। कुछ समझ आया? क्लियर है? नोट करो और जल्दी से मुझे प्योरली कैपेसिटर करके दिखाओ। नोट करो जल्दी से इसको।